हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे कि इन कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मींस इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा पहला टॉपिक है यहां पर पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये पॉलीसैकेराइड्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है? तो इनका जो फॉर्मेशन है मींस निर्माण है वो होता है किससे? मोनोसैकेराइड्स यूनिट से। और ये किस तरह से होता है? जैसे हमने डाइसैकेराइड्स जैसे सुक्रोज और माल्टोज में देखा था, उनमें क्या था? मोनोसैकेराइड्स की दो यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंकअप रहती थी, मींस जुड़ी रहती थी। ठीक इसी तरह से इस पॉलीसैकेराइड्स में भी ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो बॉन्ड अप रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो यहां पर मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमराइजेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर होते हैं। और किस तरह के पॉलीमर होते हैं? तो ये उदासीन मींस न्यूट्रल पॉलीमर, बहुलकीय यौगिक होते हैं। बहुलकीय यौगिक होते हैं जिनमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से दो तरह से। कौन से दो तरह से? सबसे पहला है लीनियर स्ट्रक्चर में, दूसरा अगर लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं है तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में जुड़ी रहती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंकेज होकर के इन पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और प्राकृतिक रूप से ये रंगहीन, साथ ही साथ स्वादहीन, मींस इनका कोई जैसे हमने सैकेराइड्स में देखा था, लैक्टोज था, माल्टोज था, सुक्रोज था, वो कैसा था? स्वीट टेस्ट था। लेकिन यहां पर टेस्ट स्वीट नहीं होता। साथ ही साथ गंधहीन होते हैं और अमॉर्फस भी होते हैं, मींस अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। और अक्रिस्टलीय होने के साथ साथ जल में अविलेय होते हैं, मींस इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बात करें इनके जनरल फार्मूला की, तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है C6H10O का होल O5 का होल N। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च,
नेक्स्ट है सेलुलोज, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्च। तो ये क्या होता है? इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है C6H10O5 का होल ऑफ n। ये इसका जनरल फार्मूला होता है, जहां जो n है वो 200 से लगभग 1000 तक हो सकता है। n का जो वैल्यू है वो 200 से 1000 तक हो सकती है। साथ ही साथ यह पौधों का मुख्य संचित पदार्थ है। पौधों का मुख्य संचित पदार्थ, मुख्य संचित पदार्थ कहां कहां पर यह संचित करता है? तो सबसे पहला है बीजों में, जड़ों में और कंदों में आदि। बात करें इनके स्रोत की, तो क्या क्या स्रोत होते हैं इनके? जैसे आलू है, आलू, मक्का, चावल आदि इनके मुख्य स्रोत होते हैं। बात करें इनके प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहला है ये जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय मीन्स विलेय तो हो जाता है लेकिन कम मात्रा में। साथ ही साथ अगर हम इस स्टार्च का क्या कराएं? हाइड्रोलिसिस कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में या फिर डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तब क्या होता है? ये स्टार्च, तो यहां पर C6H10O5 का होल पावर n। तो हम यहां पर या तो किसी एसिड, डाइल्यूट एसिड, चाहे वो H2SO4 हो या फिर HCl हो, उसकी प्रेजेंस में कराएं, या फिर किसकी प्रेजेंस में कराएं? डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कराना है, मींस इस जल से क्रिया करानी है। तो क्या मिलेगा? यहां पर हमें मिलेगा C12H22O11 के n मॉलिक्यूल्स, जिनका, और ये क्या होता है? माल्टोज, जिसका अगर हम फिर से हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये हमें लास्ट में क्या देती है? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। तो इससे हमें पता लग रहा है जो स्टार्च है वो, उसकी जो प्राइमरी यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज है, मींस प्राइमरी यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है। तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिल करके क्या बनाता है? ये स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। बात करें इस स्टार्च के कंपोजिशन की, कंपोजिशन, तो ये दो घटकों से मिलकर के बना होता है, मींस इसके टू
कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले एमाइलोज। क्या होता है ये एमाइलोज? तो ये जो एमाइलोज है वो स्टार्च का 15 से 20%, 15 to 20% पार्ट को बनाता है, जो कि कैसा है? एक सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है और ये जल में विलय हो जाता है। जल में विलय पदार्थ है। साथ ही साथ ये इस जल के मतलब इसका अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो इसका जो जलीय विलयन है वो अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करे तो हमें ब्लू कलर फाइंड होता है, मतलब नीला रंग बनाता है। साथ ही साथ इस एमाइलोज में जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो क्या होती हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है जो कि किसमें होती हैं? लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर में। और किस तरह से होती हैं? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बॉन्ड अप रहती हैं लीनियर स्ट्रक्चर में। और इस एमाइलोज के एक अणु में मतलब वन मॉलिक्यूल में ये जो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है वो कितनी हो सकती है? लगभग 200 से 1000 तक कितनी यूनिट होती हैं एक वन मॉलिक्यूल में? किसकी? इस अल्फा डी ग्लूकोज की। किसमें? एमाइलोज के वन मॉलिक्यूल में। बात करें इस एमाइलोज के स्ट्रक्चर की तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? तो यहां पर क्या होते हैं इसमें? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज हमने देखा था, इसका हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर H और ये HOH, यहां पर OH और ये H, इधर H और ये OH था, यहां पर CH2OH और ये H था, इधर क्या था? OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। तो यहां पर क्या करना है? एक और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज लेना है। तो वो किस तरह का रहेगा? इस तरह का H, ये OH, यहां पर HOH, थर्ड नंबर के कार्बन पर ये चेंज रहता था, और इधर CH2OH और ये H। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है? ये जो पहला जो यूनिट है इसका फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम और इस दूसरे यूनिट के फोर्थ नंबर का कार्बन एटम। तो यहां पर ये फोर्थ नंबर का कार्बन एटम और ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, इनमें से ये यहां पर H और ये OH ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल, और यहां से ये बाहर निकल जाते हैं। और क्या होता है? यहां पर ये ऑक्सीजन अल्फा लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज। इसी तरह से नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा, तो यहां पर ये H OH, इधर भी O और ये यहां पर H OH, ये OH और ये H, ये CH2OH और H, यहां पर भी H और ये OH। तो इसमें भी ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम हो गया और ये फोर्थ नंबर का कार्बन एटम। तो यहां पर भी सेम क्या होगा, ये ऑक्सीजन से इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। ये भी क्या है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसी तरह से इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे, साथ ही साथ इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे। तो इस तरह से यहां पर ये एंड सो ऑन, इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। तो ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है एमाइलोपेक्टिन। ये क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च है, इसका 80 to 85% फॉर्म करता है, मतलब 80 से 85% भाग का निर्माण करता है। ये जल में अविलेय होता है, मीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। साथ ही साथ अगर के जलीय विलयन का अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएं, तो ये हमें ब्लू कलर नहीं देता है, ब्लू कलर फॉर्म नहीं होता है। साथ ही साथ इसके वन मॉलिक्यूल में 2000 से लेकर के 3000 यूनिट्स तक होती हैं। किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की। और किस फॉर्म में होती हैं? एमाइलोज में तो हमने देखा था लीनियर स्ट्रक्चर में थी, लेकिन यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो किस तरह का होता है, आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं अल्फा ग्लूकोज का। तो ये H और ये OH, यहां पर H और ये OH, और इधर ये OH और ये H, यहां पर भी H और ये OH, इधर CH2OH और ये H। नेक्स्ट क्या था, इधर OH H, एक यूनिट और फॉर्म कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ये रहा नेक्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर HOH, इधर OH H, यहां पर CH2OH और ये H। साथ ही साथ इधर फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पर H और ये OH। तो होता क्या है बेसिकली, यहां पर अभी हमने एमाइलोज में देखा था, ये क्या करता है, इधर और बहुत सारे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है। साथ ही साथ ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में किसे, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से यहां पर लिंक हो गए। होता क्या है, नेक्स्ट ये
एक और यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह का एक और बना लिया, इधर H और यहां पर OH, इधर H OH, यहां पर OH और ये H, इधर H और ये OH। इसी तरह से एक और यहां पर फॉर्म कर ले रहे हैं, ये इस तरह का। तो यहां H OH और ये H OH, ये OH H, यहां पर H OH, इधर CH2OH और यहां पर H। CH2OH और ये H। क्या होता है, यहां पर ये भी इस तरह से अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक हो गया, ये तो लीनियर फॉर्म में है। अब होता क्या है, यहां पर जो CH2OH है और ये H है, इसका फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, और ये कौन सा था, 6 नंबर का कार्बन एटम। तो फर्स्ट और 6 नंबर के कार्बन एटम पर इधर OH और इधर OH, ये आपस में लिंक हो जाते हैं। और किस तरह से, तो यहां से क्या होगा, ये यहां से और इस तरह से ये बॉन्ड बन गया, कौन सा, यहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह से ये भी क्या करेगा आगे, और इधर भी, और नेक्स्ट आगे भी इस तरह से, ये यहां पर और बहुत सारे, उधर बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक ब्रांच स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं, और ये स्ट्रक्चर हो गया एमाइलोपेक्टिन का। नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलोज। ये क्या होता है, ये सेलुलोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। इसका लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। इसका क्या मीन है, रेखीय संघनन बहुलक होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो C6H10O5 का होल पावर n होता है, जहां n की जो वैल्यू है वो 300 से लेकर के 3000 तक हो सकती है। और बात करें इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50,000 से कितना 5 लाख तक हो सकता है, इतने तक होता है। साथ ही साथ यह सभी धरती पर जितने भी पौधे हैं तो सभी पौधों में पाया जाता है, पाया जाने वाला पदार्थ होता है, पाया जाने वाला पदार्थ है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उन सभी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ होता है। बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी,
सबसे पहला, ये जल में अविलेय होता है, मीन्स ये जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट, जल में तो ये कैसा है, अविलेय है, लेकिन अमोनियम कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कॉपर हाइड्रोक्साइड इसमें घुल जाता है, हाइड्रोक्साइड इसमें आसानी से ये घुल जाता है, जहां से इसे अल्कोहल से या फिर एसिड से या फिर सॉल्ट से, मतलब लवणों से अवक्षेपित किया जा सकता है, और इसी गुण का उपयोग करके इससे, इस सेलुलोज से कृत्रिम रेशम, जिसे रेयॉन भी कहा जाता है, का निर्माण किया जाता है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो इसका फार्मूला क्या था, C6H10O5 का होल पावर n। इसका अगर किसी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया जाए, जल अपघटन कराया जाए, तो हमें प्राप्त होता है अंत में ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज किस तरह का होता है, बीटा डी ग्लूकोज, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर फाइंड होंगे, n मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, यह नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, मींस अनअपचायक प्रकृति का होता है। इसका मीन क्या है, अनअपचायक प्रकृति का। इसका मीन यह है कि अगर हम टॉलेंस रीजेंट साथ ही साथ फेलिंग सॉल्यूशन से इससे रिड्यूस्ड कराएं तो ये उसे रिड्यूस्ड नहीं करता है, नेक्स्ट है, यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, ये जो स्टार्च है वो या तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा, या फिर ये सेलुलेज एंजाइम से यहां पर हाइड्रोलाइज होता है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सेलुलेज नाम का जो एंजाइम है उसका रिलीज नहीं करती है, वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इस सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। लेकिन जो जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरन है, जो घास चरते हैं, वो उनकी जो बॉडी है वो क्या करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस सेलुलेज एंजाइम का रिलीज करती है, और वो इस सेलुलोज को आसानी से पचा लेते हैं। बात करें इस सेलुलोज के स्ट्रक्चर की, तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पर सबसे पहले इसमें होता क्या है, बीटा डी ग्लूकोज एक लीनियर
स्ट्रक्चर में ज्वाइंट रहते हैं। तो यहां पर बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, जो रहते हैं अपोजिट साइड में रहते हैं, तो OH पहुंच जाएगा कहां, ऊपर, और H आ जाएगा नीचे। बाकी सब अपने ही स्थान पर रहते हैं। तो ये OH और ये H, यहां पर ये H और ये OH और ये CH2OH और ये यहां पर H। नेक्स्ट क्या होगा, एक और यहां पे बना लेते हैं। इस तरह से एक और फॉर्म कर लिया। तो यहां पर इधर H, इधर H और ये OH, यहां पर ये OH और ये H, यहां पर H और ये OH, यहां पर CH2OH और ये H, यहां पर क्या होगा, OH। एक और फॉर्म कर लेते हैं यहां पर। H, सॉरी, इधर OH, इधर H, यहां पर H OH, इधर OH और ये H, यहां पर H और ये OH, इधर CH2OH और ये H। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके हो गए, बीटा डी ग्लूकोज के। तो होता क्या है, यहां पर जो फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम है, इससे जुड़ा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इस सेकेंड यूनिट के फोर्थ नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये आपस में दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और साथ ही साथ यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके ये ऑक्सीजन से किसके द्वारा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बॉन्ड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये बन गया बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह से ये यहां पर भी यही होगा, ये ऑक्सीजन से इस तरह से लिंक हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा वो भी यहां पर आगे ज्वाइंट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा वो इधर यहां पर ऐड हो जाएगा, इधर भी ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी जो बीटा डी ग्लूकोज है वो यूनिट आपस में ज्वाइंट होकर के इस सेलुलोज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो ये क्या होता है ग्लाइकोजन, ये भी एक बहुलकीय पॉलीसेकेराइड ही होता है, और ये हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मींस मांसपेशियां हैं, उनमें, और लीवर मींस यकृत, इनमें ये संचित रहता है। और क्योंकि ये हमारी बॉडी में संचित रहता है, इसलिए इसे संचित पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है, संचित पॉलीसैकेराइड। साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड होता है, और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, तब क्या होते हैं, जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, इस पॉलीसैकेराइड का मींस इस ग्लाइकोजन को जल अपघटित कर देते हैं, और किसमें, ग्लूकोज में, और हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कुछ देर के लिए हमारी भूख शांत हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर फर्स्ट, क्या इन कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, महत्व है। तो
तो सबसे पहला है जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स वो क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मीन्स उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स उपापचयी क्रियाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें सेलुलोज को छोड़ करके, सेलुलोज को छोड़कर बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे बॉडी फ्यूल सोर्स, बॉडी फ्यूल सोर्स मीन्स जो शारीरिक ईंधन स्रोत हैं उनकी तरह वर्क करती हैं। मीन्स हमें ये एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। किस तरह से, तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं मीन्स श्वसन करते हैं, तो श्वसन क्रिया के टाइम पर हमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां पर 6H2O 6CO2 और ये 6O2, साथ ही साथ हमें यहां से एनर्जी प्रोवाइड। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स सेल वॉल मीन्स जो कोशिका भित्ति होती है उनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। साथ ही साथ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो यूज है वो ग्लूकोज का यूज है वो फैट और प्रोटीन के सिंथेसिस में होता है, मीन्स संश्लेषण में होता है, सिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट है जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर संचित है, जैसे हमने यहां पर ग्लाइकोजन को देखा था, तो ये हमें क्या करती हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जीवित जीवधारियों, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, जीवित जीवधारियों की क्रियाओं के लिए, जो भी जीवित जीवधारी हैं उनकी क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा है उस ऊर्जा संग्राहक का वर्क करती हैं, ऊर्जा संग्राहक का कार्य करती हैं। किस तरह से, जैसे आपात स्थिति जैसे बीमारी हुई, कोई बीमारी में, या फिर जब व्रत रहते हैं हम लोग उसमें, व्रत में किस तरह से,
तो यहां पर हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में, लीवर्स में कैसा रहता है, संचित रहता है। और जब हमें ग्लूकोज की नीड होती है तब जो एंजाइम्स हैं उस ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस करके हमें वो ग्लूकोज प्रोवाइड करा देते हैं, और जो हमारी नीड थी वो कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह से हमें एनर्जी यहां पर प्रोवाइड हो जाती है।